दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। हम लोग देखिए टेस्ट नंबर 4 कर रहे थे ना। टेस्ट नंबर 4 में हम लोगों ने 120 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम लोग 121 से 150 तक करेंगे, यानी टेस्ट ख़त्म हो जाएगा आज। ठीक, तो जल्दी से शुरू करते हैं। ठीक है, टाइम ज़्यादा से ज़्यादा बच सके हम लोगों का। चलिए 121 जल्दी से शुरू करते हैं। हाल ही में भारत के किस राज्य ने विश्व भर में थारू ट्राइब जो है की एक यूनिक संस्कृति के लिए एक योजना बनाई? थारू जनजाति के बारे में आप लोग जानते होंगे। इवन हर जनजाति में क्या होता है कि वो एक उनकी क्या है, यूनिक कल्चर होती है, यूनिक आर्ट होती है। इसको वो सेव करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और आपने 2 साल पहले, 1 साल पहले, शायद 1.5 साल पहले की बात है या 2 साल पहले की, एग्जैक्ट टाइम नहीं याद है, पर आपने सुना होगा न्यूज़ में कि अंडमान निकोबार का केस था। अंडमान निकोबार में एक प्रजाति रहती है ना, एक जाति रहती है, जनजाति रहती है, जारवा के नाम से है शायद, हाँ जरावा या जारवा ऐसी कुछ है। तो उन्होंने क्या किया था, जो टूरिस्ट आते थे अंडमान निकोबार में, तो उस टाइम पे ये जो जनजाति है वो थोड़ा सा आक्रामक हो गई थी और इन पे टूरिस्ट पे इन्होंने अटैक भी कर दिया था, जिससे एक टूरिस्ट की शायद मौत भी हो गई थी। वो इंग्लैंड का रहने वाला था, उसमें उनकी मौत हो गई थी। मतलब ये अटैक क्यों करते हैं उनको, मतलब इतना डर लगता क्यों है टूरिस्टों से? कुछ तो कारण होंगे ना। इसका मतलब है कि ये मेन स्ट्रीम से बहुत दूर हैं, इनको मेन स्ट्रीम में क्यों नहीं लाया जा रहा है? तो सरकार का बस यही टारगेट है कि इनको मुख्य धारा से जोड़ा जाए। ठीक है, तो मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सरकार ने क्या प्लान बनाया है कि ऐसी जो ट्राइब हैं, खासतौर से अभी जो स्टार्ट किया है मिशन, इन्होंने थारू जनजाति से शुरू किया है, बाद में और भी करेंगे और जनजातियों को लेके करेंगे वो। तो इन्होंने क्या किया है कि यहाँ पे इस ट्राइब को टारगेट बना के इन्होंने एक ट्रेनिंग का प्रोग्राम बनाया कि हम इनको ट्रेनिंग देंगे कि टूरिस्टों के साथ हम कैसे मैनेज करेंगे, बातचीत करेंगे। ये सब चीज़ें हैं, ठीक है, इस योजना में, और कोई खास नहीं है। एक तरह से ट्रेनिंग प्रोग्राम समझ लिए इनको। ठीक, तो इसका आंसर फिलहाल उत्तर प्रदेश है। ख़ासतौर से जो नेपाल बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट हैं जो यूपी के, उनमें ये लागू किया जाएगा पहले। मतलब वहाँ, क्योंकि वहीं पे ज़्यादा ट्राइब्स हैं। अगर यूपी में पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा ट्राइब कहाँ है थारू की, तो आप जो उत्तरी इलाका है, यानी सहारनपुर, और ये आपके जो सहारनपुर से सटे हुए हैं, यहाँ पे थारू प्रजाति रहती है। ठीक है, जनजाति रहती है, सॉरी। और पहले तो ज़्यादातर जो यहाँ की जनजाति थी वो कहाँ पे थी? उत्तराखंड में थी, यूके में थी। यूके यानी उत्तराखंड, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मात्रा में क्या है, वो यूपी में शिफ्ट हो गई हैं जब से ये डिवाइड हुआ है यूपी से। तो इसका आंसर क्या हुआ फिलहाल? उत्तर प्रदेश हुआ। ठीक, ये थोड़ा सा एक मैप पढ़ा है, एक मैप पे देख लीजिए, ये ट्राइब्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको आप देख लीजिए थोड़ा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक, और इसमें देखते रहना कि ये ट्राइब्स कहाँ कहाँ पे हैं। जैसे एक चैंचू है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आंध्र प्रदेश की चैंचू जो प्रजाति है, शेड्यूल ट्राइब है, इनके बारे में पूछा जाता है। और अभी जो चर्चा हो रही है थारू के बारे में हो रही है। थारू का जो यहाँ पे इंडिकेशन दिखाया गया है वो उत्तरांचल दे रहा है, उत्तराखंड दे रहा है, पर यूपी में भी, यहाँ पे उत्तरी जो यूपी है और नेपाल से सटे हुए जो डिस्ट्रिक्ट हैं यूपी के, यहाँ पे हम अच्छी खासी मात्रा में रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे थारू, और किस किस रीजन में क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन है ये सब आपको मैप पे दिख जाएगा। अभी ये क्वेश्चन पिछले सिद्धि के बारे में पूछा था। ये जो सिद्धि को दूसरी भाषा में यहाँ पे जो इंडिया में जो बोला जाता है वो हप्सी बोला जाता था। याद आ रहा क्वेश्चन? हप्सी। और इनका जो मूल वंश था, या इनका जो मूल था जो, तो वो कहाँ पे बताया गया था हम लोगों को? शायद अफ्रीका था, है ना। अफ्रीका में इनका मूल वंश था, और जो यहाँ पे कर्नाटक में बसे हुए हैं सिद्धि। अभी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, ये न्यूज़ में भी थे, तो इनको भी याद रखना सिद्धि को। ठीक, तो चलिए वापस क्वेश्चन पे चलें। चलिए जल्दी से बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? यूपी हो गया। चलिए जल्दी 122 कीजिए। 122 में INS सिंधुवीर के बारे में पूछ रहा है। INS आप लोग समझते होंगे, INS यानी इंडियन नवल शिप। INS यानी इंडियन नवल शिप। कहाँ पे लिखूँ? यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, INS इंडियन नवल शिप। इनको इंडियन नवल सबमरीन भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब ये पानी के अंदर चलती हैं। ठीक है, पनडुब्बी जिसे बोलते हैं। लेकिन हर INS पनडुब्बी नहीं होती है, वो पानी के ऊपर ही चलते हैं और नीचे भी नहीं जा सकते हैं। जैसे INS विक्रमादित्य की बात करें तो वो पनडुब्बी थोड़ी ना है, वो एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। तो INS का मतलब सिर्फ पनडुब्बी मत समझना। ठीक, मतलब ये नेवी के शिप हैं, बस इतना समझ लेना। ओके, तो जल्दी से पढ़ लीजिए क्या है ये पूछना चाह रहे हैं। हाल ही में इसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। तो पहला पॉइंट गलत इसलिए हो जाता है क्योंकि ये भारतीय नौसेना ने शामिल नहीं किया गया, इन्होंने म्यांमार को दिया है। ठीक है, म्यांमार को इन्होंने दिया है, तो ये म्यांमार का शिप हो गया है अब इंडिया का शिप नहीं रहा है। ठीक, ये INS ऑफ म्यांमार हो गया है, INS सिंधुवीर। अब वहाँ पर जाके वो लोग अपना नाम बदल देंगे कुछ भी, तो वो खैर अपने पॉइंट की बात नहीं है। सेकंड पॉइंट पढ़िए, यह रूस द्वारा भारत को मित्रता के एक संकेत के रूप में
नहीं, रूस से नहीं आया था ये, तो हम लोगों ने बनाया था, HSL ने बनाया था, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने शायद इसका रिनोवेशन किया था। तो इसके दोनों पॉइंट गलत हैं, ठीक। पहला पॉइंट में ये INS सिंधुवीर जो है वो म्यांमार के पास है आज की डेट में, इंडियन नेवी ने उनको दे दिया है। और दूसरा पॉइंट HSL ने बनाया है, ठीक, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, ठीक। तो इसके दोनों आंसर करेक्ट इनकरेक्ट हैं। क्लियर। चलिए आगे बढ़ें। चलिए इनकी इमेज देख लीजिए थोड़ा। जो INS सिंधु है, सिंधुवीर है, ये है INS सिंधुवीर। ये देखिए, ये पनडुब्बी है, ठीक। यहाँ पे ये लॉन्च हो रही है, म्यांमार के लिए जा रही है, ठीक। तो ये इमेज है, इससे आइडिया हो जाएगा कि ये INS है। वैसे आप लोग, ये तो बेसिक चीज़ें हैं, आप लोगों को पता ही होगा। चलिए अब आप क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन कौन सा कर रहे थे हम लोग? 122 ना, 133 करते हैं, 123 करते हैं। 123 क्या कह रहा? US एयर क्वालिटी, US एयर क्वालिटी, AQI इसे बोलते हैं, ठीक, एयर क्वालिटी इंडेक्स 2020 के अनुसार विश्व के कौन से शहर को सबसे पॉल्यूटेड सिटी के रूप में रैंक दी गई है? अच्छा क्वेश्चन है। तो ये जस्ट फैक्ट है, इसको याद रख लीजिए। लाहौर जो है सबसे पॉल्यूटेड सिटी है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू US AQI। और एक चीज़ और जान लीजिए, एक AQI जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये मेजर कैसे मतलब किस तरीके से करते हैं, कौन कौन से इसमें फैक्टर काउंट करते हैं? तो यही सब करते हैं, जो N2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह जो हो गया, और ये तुम्हारा जो भी मतलब ये जो ग्रीन हाउसेस गैसें हैं वो भी तुम ऐड कर सकते हो, यानी ईयर को पॉल्यूट करने वाली जो भी सब्सटेंस हैं, ठीक, वो सब इसमें आ जाते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, और ये आपके पार्टिकुलेट मैटर्स जो होते हैं, ये तो जो 2.5 जो होता है ये बड़ा ख़तरनाक होता है, तो ये भी इसमें काउंटर करते हैं, इसको भी काउंट करते हैं, ठीक। तो इसका आंसर लाहौर हो गया। और AQI जो है वो किन फैक्टरों पर डिपेंडेंट है? डिपेंडेंट का मतलब इन फैक्टरों को ध्यान में रखा जाता है और बनाया जाता है ये वाला इंडेक्स, ठीक है। चलिए 124 कीजिए। 124 में क्या है? भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन, यानी इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट 2020 के बारे में पूछ रहा है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन, अब ये देखो लाइक UPSC क्वेश्चन है बिल्कुल, और UP PCS भी अब इस तरह के क्वेश्चन को डालने लगा है, फॉर्मुलेट ये भी करने लगे हैं, ठीक है। तो लेवल तो मतलब बढ़ा ही रहे हैं लोग, तो उसी तरीके की आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। अब प्री उस तरह का आसान नहीं रहा जैसे पहले हुआ करता था, अब थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर समय मिले आपको तो इसके साथ साथ ना UP PCS की टेस्ट सीरीज आप लोग लगा रहे हैं, ठीक है, वीडियो के माध्यम से लगा रहे हैं, अच्छी बात है, या फिर हार्ड कॉपी से लगा रहे हैं, ठीक है, वो भी ठीक है। लेकिन उसके साथ एक एक्स्ट्रा टेस्ट सीरीज और कीजिए, UPSC की कीजिए ज़रूर। जैसे विज़न का है, विज़न का टेस्ट सीरीज आप ज़रूर लगाएं, क्योंकि विज़न का हर क्वेश्चन में आपको कम से कम 5 से 6 इन्फॉर्मेशन और मिल जाती है, तो वो आपको UP PCS में भी बहुत काम आएगी, ठीक है। तो आप UP PCS के साथ UPSC की भी टेस्ट सीरीज लगाएं फॉर UP PCS, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। इसका आयोजन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की बात कर रहे हैं। देखिए जल प्रभाव की बात कर रहे हैं ना, तो जल प्रभाव शिखर में क्या है, जब भी किसी भी मंत्रालय का ऑप्शन रहा करे तो आप लोग एक बार ज़रूर सोचा कीजिए कि जो क्वेश्चन पूछा है और यहाँ पर जल लिखा है, तो आप जल के बारे में भी थोड़ा सोचा कीजिए कि जल से रिलेटेड कोई ऐसा मिशन तो नहीं है, कोई मंत्रालय तो नहीं है जो जल इफेक्ट के लिए काम कर रहा है या फिर प्रॉपर जल के लिए है, ठीक है। जैसे हम एक एग्जांपल दें, यदि कोई स्किल डेवलपमेंट वाली कोई योजना है और सरकार के द्वारा ये लॉन्च की गई है और ये जनजातियों के लिए है, ठीक है, जनजातियों के लिए, तो यहाँ पे दो शब्द आपके पास क्या हैं, एक जनजाति आया और एक स्किल डेवलपमेंट आया। और क्वेश्चन में ऑप्शन में दिया है कि ये जो योजना लॉन्च की है वो स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री या फिर जनजातीय कार्य मंत्रालय भी है ना एक। तो आपको सोचना है कि अगर सिर्फ जनजातीय मंत्रालय का नाम लिखा है ऑप्शन में, तो फिर स्किल डेवलपमेंट का भी तो एक अलग से मिनिस्ट्री है ना, आपको पता होगा, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री है ना, तो वो भी तो काम करती है इसके लिए। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जब भी ऑप्शन में आपको जो कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स पर ज़रूर ध्यान दिया कीजिए। अगर ऑप्शन में सिर्फ एक ही मिनिस्ट्री की बात लिखी है कि यह जनजातीय मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, तो आपको थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है कि हो सकता है कि जनजातीय मंत्रालय के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री का भी इसमें रोल हो, है ना। तो मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे भी। इससे क्या होगा ना कि आपका क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो इसी तरह का कुछ ए भी है। तो ये भारत जल प्रभाव जो है
शिखर सम्मेलन, ये अभी जो किया गया किसके द्वारा किया गया, NMCG यानी नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, इसके द्वारा किया गया। तो पहला पॉइंट तो गलत हो गया, ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का काम नहीं है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। तो ऑप्शन तो हम देखो, आंसर तो हम लोगों को मिल जाएगा तुरंत। एक ऑप्शन जो है वो 3 ऑप्शन में दिया है, A B D में, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। यानी आपने 1 को फाइंड आउट कर लिया कि ये गलत है, तो आपका आंसर C तुरंत फाइंड आउट हो गया, आपको बाकी 3 ऑप्शन पढ़ने ही नहीं पड़े, है ना। तो कितना हेल्प हो जाता है। और बिलीव मी, ऐसे 10 से 12 क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं UPSC में भी और UPPCS में भी। बस आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है, बस कीवर्ड्स पे। तो फिलहाल क्वेश्चन फिर से करते हैं, ठीक है। हमने ये मार्क कर दिया तो कंफ्यूज मत होना, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। तो पहला पॉइंट तो हम लोगों ने देख लिया कि ये गलत हो गया। दूसरा पॉइंट है कि ये जो मिशन है, ये जो सम्मेलन हुआ, इसका उद्देश्य क्या था, नदियों और जो वाटर बॉडी हैं, जल निकाय हैं, का कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस और होलिस्टिक मैनेजमेंट यानी समग्र प्रबंधन का है। ऑब्वियसली यही हो गई। जल प्रवाह देख रहे हैं तो आपको जल प्रवाह कहाँ दिखेंगे, वाटर बॉडीज जो हैं रिवर्स में, यही तो दिखेंगे। तो ये पॉइंट ठीक है, 2 पॉइंट ठीक है। तीसरा ऑप्शन है, यह शिखर सम्मेलन का तीसरा संस्करण है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत टेढ़े होते हैं, मतलब इस तरह का मेरे हिसाब से तो ये चीज़ डालनी ही नहीं चाहिए कि तीसरा है कि चौथा है कि पाँचवा है, क्या मतलब है इससे। खैर, आप पूछता है इस तरीके से UPSC और UPPCS, तो टेस्ट सीरीज वाले डालते हैं इसको। तो ये तीसरा नहीं हुआ, ये पाँचवा है, ठीक। ये कभी याद थोड़ी ना रहेगा हम लोगों को, लेकिन हम लोगों ने आंसर पहले ही निकाल लिया था। यदि आपको थोड़ा सा अलर्ट यहाँ पे आप हो जाते तो आपको आंसर मिल जाता। चलिए, चौथा पॉइंट जो है, जो थीम है वो यही है, अर्धगंगा नदी के संरक्षण, समन्वित विकास पर ध्यान केंद्रित करने के साथ स्थानीय नदियों और जल निकायों का व्यापक विश्लेषण। यही टारगेट है, इन्हीं पे तो काम करना है हम लोग को, वाटर बॉडीज़ पे काम करना है, स्थानीय नदियाँ जो हैं, जो रीजनल रिवर्स हैं, उन पे काम करना है, इनमें जो प्रदूषण लेवल है वो कम करना है, इनका और प्रॉपर मैनेजमेंट कैसे हो सकता है, ये सब चीज़ें, यही सब देखा जाएगा जल प्रभाव में। तो इसका आंसर फिलहाल क्या हुआ, ऑप्शन सी, ठीक है। आगे बढ़ें, चलिए ठीक। 125 देखिए, निम्नलिखित में से किसे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्लोबल, पढ़िए उसको, क्वेश्चन को पढ़िए, ग्लोबल टीचर अवार्ड 2020 है, तब भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। किसे दिया गया हाल में, रणजीत सिंह दिसाली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्राइमरी टीचर हैं और इन्होंने इतना बड़ा अवार्ड जीता है क्योंकि इनका जो काम है वो भी बेहतरीन काम था इनका। देखिए इनका काम क्या था, इन्होंने बच्चियों के लिए बहुत अच्छा काम किया है। इनका मैं थोड़ा सा आपको फ़ोटो दिखाना चाहता हूँ। ये मात्र 33 साल के हैं, 33 साल में ग्लोबल लेवल का इन्होंने अवार्ड जीत लिया और इन्होंने बालिकाओं के लिए, बच्चियों के लिए बहुत अच्छा काम किया प्राइमरी स्कूल लेवल पे, ठीक है। ये हैं, ये अवार्ड इन्होंने जीता है, ठीक है। ये रणजीत सिंह साहब हैं, दिसाले साहब हैं। चलिए वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। कहाँ पे पहुँचे हम लोग, 125 आंसर हो गया। 126 देखिए, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी यानी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था, है तो फैक्ट, लेकिन अपने आप में बहुत बड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर है अल्फ्रेड वेगनर साहब ने ये आपके CDT दी थी, ठीक है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। आपने CDT पढ़ा होगा थोड़ा, आपको पता होगा कि ये ग्लोब है, ग्लोब पर सबसे पहले क्या था, एक ही भूभाग था बस। ये जो आप कॉन्टिनेंट देखते हैं, ग्लोब पर जो कॉन्टिनेंट देखते हैं बहुत सारे, ये पहले एक ही भूभाग था, ऐसा इन्होंने बताया था, ठीक। और बाकी जो इस जगह पे था वो पानी था, मतलब एक सागर था और एक भूभाग था। इस भूभाग को इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने पेंजिया नाम दिया था। फिर उन्होंने बताया था कि ये जो भूभाग है पेंजिया, ये 2 भागों में बट गया, इसका मतलब 2 बड़े भूभाग हो गए, बीच में टेथिस सी आ गया और इसका नाम इन्होंने क्या, यूरेशिया दिया और इसका नाम गोंडवाना दिया। मतलब इस तरीके से इन्होंने थ्योरी को फॉर्मुलेट किया था और इनकी थ्योरी काफ़ी हद तक सही भी है। कुछ पॉइंटों पे ये गलत हुए हैं, लेकिन इनका ये समझ लीजिए कि इनका 90% जो इनकी थ्योरी थी ना, वो बिल्कुल करेक्ट है। क्योंकि आगे जो थ्योरी आई, टेक्टोनिक थ्योरी आई, उसमें भी इनका समर्थन किया गया। कुछ पॉइंटों को नकार दिया गया था, लेकिन प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो थी उसको भी बहुत हेल्प मिली थी इस थ्योरी से। किससे, CDT से। तो ये देखिए, ये था पहले, ये पेंजिया था, एक ही भूभाग था, ये पूरा फिर एक सागर था, ये लॉरेशिया हो गया, ये गोंडवाना हो गया। फिर इन्होंने टाइम दिया हुआ है, ये अरबों साल पुरानी बातें हैं। ये फिर कॉन्टिनेंट हुए, फिर इनका शिफ्ट हुआ, कॉन्टिनेंटल
ड्रिफ्ट मतलब ड्रिफ्ट मतलब समझते हैं ना, डिस्प्लेसमेंट। आप डिस्प्लेसमेंट से समझिए, खिसकाव समझ लीजिए, ठीक है। डिस्प्लेस हो गए एक जगह से दूसरी जगह, डिस्प्लेस हो गए। चलिए करते हैं क्वेश्चन। तो ये तो बहुत मतलब कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक है। अभी तो हम लोग टेस्ट सीरीज कर रहे हैं ना, तो ऐसे जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। बस मोटा मोटा पता होना चाहिए कि इन्होंने क्या कहा था, क्या बोल के गए। तो ठीक है, ये वेगनर साहब हो गया। 127 देखिए, कौन सा देश लिथियम त्रिकोण का हिस्सा नहीं है? लिथियम ट्रायंगल कंट्रीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, मतलब लिथियम की बहुत ज़्यादा मात्रा है ना, यही तो मतलब होगा। यहाँ पे जो यहाँ लिथियम की खानें होंगी या फिर यहाँ पे प्रोडक्शन होगा, ये सब ज़्यादा होगा यहाँ पे। लिथियम और यहाँ पे बहुत ज़्यादा होगा, लिथियम एस्क बहुत ज़्यादा होगा। तो इसको डायरेक्ट फिगर से ही देख लीजिए, फिगर से देखेंगे तो आपको ट्रायंगल रहेगा याद। ये देखिए, ये है लिथियम ट्रायंगल। कंट्री कौन कौन सी पार्टिसिपेट कर रही हैं इसमें? पार्टिसिपेट का मतलब यहाँ पे और एस्क बहुत ज़्यादा है, बोलिविया में, अर्जेंटीना में और चिली में। और ये कहाँ की बात हो रही है? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की बात हो रही है, ठीक है। आप लोगों को पता होगा, मैपिंग तो आप लोग पढ़ते ही हैं ना। ये पॉलिटिकल मैप है, पॉलिटिकल में देख लीजिए। चाइल, ये आपका अर्जेंटीना, ये बोलिविया। तो इसका आंसर क्या हो गया? हम लोगों ने बोलिविया देखा, चाइल देखा और अर्जेंटीना देखा, पेरू नहीं देखा था उसमें फिगर में। तो आंसर हो गया पेरू। लिथियम कंट्रीज़ में पेरू नहीं आता। इसको कोडिंग से भी याद रख सकते हैं, ABC, ठीक है। ABC, ए से अर्जेंटीना, बी से बोलिविया और सी से चाइल, ठीक। चलिए 128 देखिए, कौन सी नदी अफ्रीका में नहीं है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए। कैमरून कोई नदी थोड़ी ना है, कैमरून तो देश है। मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं कि नदी के नाम पे देश नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, पर कैमरून नदी नहीं है, ठीक। कैमरून कंट्री में कैमरून रिवर नहीं है और अफ्रीका में भी नहीं है। ये कॉन्गो रिवर ओबियसली है, गाम्बिया भी है, जाम्बिया भी है, गाम्बिया भी है और सेनेगल भी है, ठीक है। तो इसका आंसर कैमरून है। चलिए 129 कीजिए, यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रसिया का इसमें पार्टिसिपेशन बहुत है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, परिवहन के लिए। नौ परिवहन यहाँ पे बहुत तगड़ा होता है इस नदी के द्वारा। इसी पर बड़ी लंबी लंबी लड़ाई भी हुई हैं। आपने वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ा होगा, क्रीमिया का युद्ध पढ़ा है? क्रीमिया एक आइलैंड है ऑस्ट्रिया का, एक छोटा सा द्वीप है। चलिए खैर बात की बात है, ठीक है। यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो समय लग जाएगा, पर अब यहाँ पे इसका कुछ काम नहीं है। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि जो माउथ ऑफ द वोल्गा है वो कहाँ है, मतलब कहाँ गिरती है वोल्गा नदी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैस्पियन सागर में गिरती है, ठीक है। काले सागर में कौन सी नदी गिरती है रसिया की? डॉन नदी गिरती है। ये डॉन और ये वोल्गा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं। ये कहाँ की? रसिया की। चलिए इसको मैप पे देखिए जल्दी से। मैप कहाँ गया? मैप पे है, मैप दिख रहा है आपको? मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ। देखिए ये जो नदी दिख रहा है, ये क्या है? ये वोल्गा नदी है, ठीक। और ये कहाँ पर ड्रॉप आउट हो रही है? कैस्पियन सागर में। और ये डॉन नदी दिख रही है आपको? डॉन नदी का जो माउथ है वो है सी ऑफ अजोब, यानी ब्लैक सी का भाग है सी ऑफ अजोब। ये जो मैं इस आइलैंड की बात कर रहा था, ठीक है। इसको क्रीमिया नाम से एक आइलैंड है। क्रीमिया के युद्ध वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इस पर कितने बड़े स्तर पर राजनीति हुई है ये सब आप देखेंगे, ठीक। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन आपने जाने। डॉन नदी जो है वो ब्लैक सी में गिर रही है। यदि ऑप्शन में ब्लैक सी नहीं है तो सी ऑफ अजोब जरूर होगा, तो सी ऑफ अजोब मार देना। और वोल्गा नदी जो है वो कैस्पियन सागर में गिर रही है, ठीक। चलिए वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ठीक है आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर कैस्पियन सागर है। ये अच्छा क्वेश्चन है। ये थोड़ी सी ये 10 क्वेश्चन जो हैं, 5-6 क्वेश्चन जो हैं 130 के पास के, थोड़े से धुंधले दिखाई दे रहे होंगे, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। पर कोई नहीं, मैं बोलता जाऊँगा साथ में, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद यानी ग्लेशियर उत्तराखंड में स्थित नहीं है? उत्तराखंड के लोकेशन में बताना है आपको। मिलाम हिमनद। देखो ये क्वेश्चन ऐसे तो आप देखो 1000 बार पढ़ लोगे ना, याद नहीं रहेगा। आपको मैप देखना ही पड़ेगा। प्लीज़ आप मैप रखा करें साथ में, जब भी ज्योग्राफी पढ़ा करें तो मैप से ही पढ़ा करें, ठीक। अभी तो मैं बता दूंगा मिलाम हिमनद बंदरपूंछ नाम सब उत्तराखंड में, तो याद थोड़ी ना रहेगा, आप कल को भूल जाओगे। लेकिन आपने एक बार इमेज देखी रहेगी तो आप नहीं भूलेंगे इसको, ठीक। जैसे आपने काराकोरम के जो ग्लेशियर्स पढ़े होंगे उसमें हिस्पर हो सकता है आपको याद आ जाए, तो हिस्पर इसका आंसर है फिलहाल तो, ठीक। लेकिन यहाँ पे आप प्लीज़ मैप देखा कीजिए। तो मिलाम जो हिमनद है उत्तराखंड में, बंदरपूंछ भी उत्तराखंड में, नामेक भी कहाँ पे है? उत्तराखंड में। हिस्पर जो है वो काराकोरम रेंज में है, ठीक है, काराकोरम रेंज में है। ये इमेज देखिए इसकी जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए
और आराम से देखते रहिए फिर आप। ये देखिए इमेज, इसमें सारे ग्लेशियर्स तो नहीं है पर आपको कुछ मिल जाएंगे। जैसे आपको हिस्पर दिख रहा होगा, मैं बड़ा इमेज कर ले रहा हूँ। ये देखिए हिस्पर है, और यहाँ पे कौन सी रेंज है, यहाँ पे काराकोरम है ना, जिसे ट्रांस हिमालय रेंज बोलते हैं। यहाँ पे यहाँ पे 3 रेंज और हैं जिन्हें हम ट्रांस हिमालय रेंजेस बोलते हैं। और अगला ही क्वेश्चन है वो, हिस्पर, बियाफो, सियाचिन और बोल्टारो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है काराकोरम रेंज के जो ग्लेशियर्स हैं। यहाँ पे गंगोत्री आप देख रहे होंगे, मिलाम देख रहे होंगे, मिलाम पूछा था ना क्वेश्चन में, तो ये उत्तराखंड में है, ये भी उत्तराखंड में है। पिंडारी भी उत्तराखंड में है, ये यूके के हैं, उत्तराखंड के। और ये काराकोरम। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं वापस, याद रखना इसको। इसमें भी देख लीजिए कुछ, शायद इसमें कुछ और मिल जाए। हिस्पार, बियाफो, वल्टारो और ये सियाचिन आपने देख लिया। गॉडविन ऑस्टिन के नाम से इसको K2 भी बोलते हैं, ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन को। बाकी ये भी दिख रहे हैं, गंगोत्री, मिलाम आपने देख लिया, कंचनजंगा देख लिया, ठीक है। चलिए वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके पास फिजिकल मैप होगा ना, उसमें देखिए, उसमें बढ़िया से दिखाया होगा फिगर को। कहाँ गया क्वेश्चन, कहाँ गया, ये है। तो इसका आंसर हिस्पर हो गया, ठीक। 131 देखिए, निम्नलिखित तटीय राज्यों में किसकी तटरेखा, यानी कोस्ट लाइन पूछ रहा। कोस्ट लाइन सबसे छोटी किसकी होती है, सबसे बड़ी किसकी होती है, ये 2 पॉइंट आपको याद होने चाहिए। तटरेखा आप लोग समझ रहे होंगे, ऐसे स्टेट जो हिंद महासागर से सटे हुए हैं, या जो कोस्ट में उनके, जैसे आपने ये मैप है इंडिया का, तो इतना जो रीजन है वो समुद्र में है। ये आपका ये अरब सागर है, और ये बे ऑफ बंगाल है, ठीक। तो ये स्टेट गुजरात हुआ, यहाँ पे महाराष्ट्र हुआ, है ना, फिर यहाँ पे गोवा आ जाता है, फिर कर्नाटक आ जाता है, फिर केरल आ जाते हैं, यहाँ तमिलनाडु, और ऊपर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, और यहाँ पे वेस्ट बंगाल, यही है ना। तो ये जो स्टेट्स हैं ये कोस्टल कंट्रीज, कोस्टल स्टेट्स इन्हें बोलते हैं। इसी में पूछा है कि सबसे बड़ी कोस्ट लाइन किसकी है, महाराष्ट्र की है या गुजरात की है या किसकी है। एक अंडमान निकोबार ही बसता है यहाँ पर, वो तो पूरा ही है। खैर यूटी है, लेकिन है तो पूरा, मतलब कोस्ट लाइन तो उसकी है ही बड़ी। यहाँ पे आपका लक्षद्वीप जगह है, तो वो तो पूरा आइलैंड, जो आपका आइलैंड है उसके चारों तरफ कोस्ट ही कोस्ट दिखेगा आपको। तो फिलहाल जो मेन लैंड है हमारा, मुख्य भूमि भाग है, इसमें सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन किसकी है, वो गुजरात की है, याद रखना, ठीक। यदि पूरी इंडिया की पूछे तो पूरी इंडिया की टोटल जो है वो लगभग 7,500 के आसपास, याद रखना, ठीक। 7,500 किलोमीटर, 7,500 में। और इसमें यूनियन टेरिटरी की कोस्ट लाइन भी ऐड है, ठीक है। यदि मुख्य भूमि की पूछे तो इसमें से आप 2,000 घटा देना, 2,000 घटा देना, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 5500 के आसपास जो है वो मेन भूमि भाग की कोस्ट लाइन है, ठीक। तो सबसे लंबी किसकी है, गुजरात की, सॉरी, लेकिन इसमें छोटी पूछा है ना, तो छोटी गुजरात थोड़ी ना, छोटी में तो गोवा आ जाएगा, ठीक। तो इसका आंसर गोवा हो गया, सॉरी, यहाँ पे गुजरात नहीं लगा देना। चलिए ये सब तो बाय मिस्टेक होता रहता है। 132 कीजिए, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, वेरी इंपॉर्टेंट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है कब है, 1972, आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। इसमें यदि हम 2-3 एक्ट और आपसे पूछें तो आप जल्दी से बताएंगे हमें, तो जल्दी से बता दीजिए। फॉरेस्ट एक्ट कब का है, फॉरेस्ट एक्ट बताइए जल्दी से, 1980 का, ठीक है। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट अगर हम पूछें आपसे, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, तो कब बताएंगे, जल्दी से बताइए। ये सब तो मुँह ज़बानी याद होनी चाहिए, है ना। इकोलॉजी के क्वेश्चन, इको सिस्टम के क्वेश्चन है, एनवायरनमेंट के क्वेश्चन है। 1986। अगर हम बायोडाइवर्सिटी एक्ट आपसे पूछें, बायोडाइवर्सिटी एक्ट ये कब का है, 2002। ये 3-4 एक्ट जो है ना बिल्कुल याद होना चाहिए। एक तो आपने पढ़ी लिया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, फॉरेस्ट एक्ट यानी वन अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, और जैव विविधता अधिनियम 2002, ठीक है। तो ये याद रखे रहना। चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन को। 132 हो गया। 133 देखिए, गंगा नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार करना है। ट्रिब्यूटरी के बारे में पूछा है और उन्हें अरेंज करना है वेस्ट से ईस्ट की तरफ। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो यमुना यूपी में है ना, यूपी में बह रही है, मेन तो यूपी में बह रही है, मेन तो क्या पूरी बह रही है, थोड़ा सा पार्ट यदि उत्तराखंड का छोड़ दें तो। गंडक, कोसी, आपको कोसी के बारे में थोड़ा याद होगा, ये बिहार से कुछ संबंधित है ना, मतलब मैं थोड़ी सी ट्रिक बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बिहार में है, कोसी की तो अपनी एक ट्रेजेडी रही है और हमेशा होती रहती हैं, बाढ़ के लिए फेमस है ना ये। तो कोसी नदी बिहार का है, इसका मतलब है ये कुछ ईस्ट की बात हो गई ना। ये सबसे ज़्यादा ईस्टर्न लग रही है आपको कि नहीं लग रही है, पूरी भी लग रही है,
तो यहाँ पे पश्चिम से पूर्व पूछा है, तो सबसे जो पूरब में हो उसी को मार दो। तो 3 सबसे पूरब में है, तो यहाँ पे डैश डैश डैश, चौथा जो ऑप्शन रहेगा वो 3 रहेगा। तो सबसे लास्ट में 3 देख लो कौन सा है, तो यही तो आ रहा है 3, है ना। तो आंसर तो हम लोगों ने पता कर लिया कि यही होगा, क्योंकि लास्ट में और किसी की 3 है ही नहीं। और सबसे आगे ऑब्वियसली यमुना है, उसके बाद रामगंगा है, उसके बाद गंडक है, फिर कोसी है। लेकिन आप ऐसे याद रख पाएंगे? अगर कुछ भी याद नहीं है, तब मैंने एक छोटी सी ट्रिक आपको बताने की कोशिश की, ऐसे आपका आंसर बन जाता। यदि आपको हो सकता गंडक के बारे में नहीं पता हो कहाँ बह रही है, इतना तो पता है यूपी में बह रही है, और मतलब उस तरफ बिहार की तरफ नहीं है। रामगंगा के बारे में ही पता है, लेकिन अरेंजमेंट नहीं पता कि थोड़ा सा पश्चिम की साइड है या पूरब की साइड है। लेकिन कोसी के बारे में तो जान रहे हैं ना, तो आंसर बन जाता आपका। तो जल्दी से इसको मैप पे भी देख लीजिए। मैप देखिए, ये मैप आ गया, इसको देखिए, मैं जूम कर दे रहा हूँ। गंडक दिख रही है, मैं उसको गोला गोला कर दे रहा हूँ, मैं रेड कलर से कर रहा हूँ तो थोड़ा दिखे शायद। गंडक दिख रहा, इसके बाद यमुना दिख रही, सबसे पश्चिम में होगी ना ये। और कौन सी नदी थी? कोसी नदी, ये कोसी दिख रही। और एक नदी और थी, रामगंगा, रामगंगा ये है। अगर यमुना को मार्क करें तो हम यहाँ पे भी मार्क कर सकते हैं ना, ये ऊपर यमुना ही तो जा रही है। तो सबसे बेस्ट में कौन सी दिख रही है आपको? यमुना, फिर रामगंगा, फिर गंडक, फिर सबसे पूरब में कोसी। ठीक है, तो कोसी से हम लोग का आंसर बन गया था। तो यह मैप हो गया, स्क्रीनशॉट ले लेना, देखते रहना जब खाली हो। दाल भात चोखा जब बनाते हो तब देख लिया करो। चलिए वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका आंसर हम लोगों ने क्या निकाल लिया? सी निकाल लिया। चलिए 134 कीजिए। फैक्ट्स, जस्ट फैक्ट है, आपको पता होगा। हाँ, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, बस ये याद रखना। गोल क्रांति में आलू भी गोल लगता है, टमाटर भी गोल लगता है, तो टमाटर नहीं मार देना, आलू ही मारना, आलू सही है। और ये जो है सिल्वर फाइबर यानी रजत क्रांति जो है वो कपास के लिए ठीक है। धूसर क्रांति, इसको इंग्लिश में देख ली, ग्रे बोलते हैं, ग्रे उर्वरक के लिए, बिल्कुल ये भी सही है, ये भी सही है। येलो रेवोल्यूशन जो है वो तो तिलहन के लिए है ना, मतलब रेपसीड के लिए है ना, मतलब सरसों के लिए, या फिर तिलहन के लिए, तो अंडा के लिए नहीं है। मतलब अंडे का जो पीला भाग है उसको सोच के ना पीली क्रांति मार देना। तो फिर एक ऑप्शन और बन जाता कि अंडे के अंदर जो पीला है उसके ऊपर तो सफ़ेद है, तो फिर सफ़ेद क्रांति होना चाहिए। अंडे की जो खुद रेवोल्यूशन है उसका नाम है रजत क्रांति। रजत रेसा मत समझना, यहाँ पर रजत रेसा लिखा है, रजत रेसा पूछे तब कपास मानना, अगर सिर्फ रजत लिखा रहे तो फिर अंडा मार देना। और पीली क्रांति सरसों से है यानी तिलहन से, तो ये गलत मैच है, आंसर हो गया ए। ठीक, चलिए 135 देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंग्लिश का भी थोड़ा सा यहाँ पे कर दे रहा हूँ ताकि दिखता रहे। सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितने कितने हैं SDGs, जल्दी से बताइए? 17 हैं। और इनके कितने हैं सब पार्ट, कितने हैं? 169। ठीक, और 17 के 17 आपको याद होना चाहिए। ठीक, 1 से लेकर 17 तक गोल कौन कौन से हैं बिल्कुल याद रहे, मुझे नहीं याद रहे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि दुनिया करके आ रही है, जो भी मंच होते हैं, जो भी कन्वेंशन होते हैं, इन्हीं को तो फोकस किया जाता है, हर जगह यही तो चल रहा है बवाल। और इनको टारगेट करने का जो लक्ष्य है वो कितना है? 2030 तक है। 2030 तक 17 लक्ष्यों पे काम कर लेना है। अगर हंगर का लक्ष्य है तो हंगर 0 कर देना है। पॉवर्टी का यदि लक्ष्य है तो पॉवर्टी 0 कर देना है। चलिए देखते हैं 0 हो पाता है कि नहीं। 2030 तक तो हम लोग जिंदा रहेंगे ही, बस अगली लहर ना खा जाए। चलिए मजाक है। तो आपको तीसरा पॉइंट पढ़िए, लक्ष्यों की संख्या 18 दे रहे हैं ना, भाई 18 थोड़ी ना है, 17 है। कब से पढ़ रहे हैं हम लोग? 2 साल से पढ़ रहे हैं, 3 साल से पढ़ रहे हैं कि 17 है, 17 है, 17 है। तो पॉइंट नंबर 3 तो गलत हो गया, तो ये पॉइंट गलत है, ये पॉइंट गलत है, ये पॉइंट गलत है। आंसर तो हम लोगों को मिल ही गया 1 और 2। ठीक है, तो देखो एक पॉइंट अगर आपको पता है तो आपका बहुत हेल्प हो जाती है ऑप्शंस को रिजेक्ट करने के लिए। ठीक, और बाकी जो 2 पॉइंट हैं वो ठीक है। 1960 के दशक में ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है इनका कॉन्सेप्ट आया था यहाँ पे। और बर्टलैंड रिपोर्ट ये याद रखना है, सतत विकास से ही संबंधित है। ठीक है, अवर कॉमन फ्यूचर जो बात की गई थी वो यहीं पे आई थी, अवर कॉमन फ्यूचर। इसके बाद से तो बिल्कुल जुट गए थे सारे देश। अब कौन कितना काम कर रहा है ये तो हम लोग इंडेक्स पढ़ते हैं, उसी में इंडेक्स में जान लेते हैं कौन पहले पे है कौन अंतिम में है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही पढ़ लेते हैं बस। SDG में एक भूख का भी लक्ष्य है तो हम लोग भूखमरी इंडेक्स देख लेते हैं, और हम लोग भूखमरी इंडेक्स में तो बिल्कुल महारत हासिल किए हैं ना।
इन्वायरमेंट का भी एक एसडीजी है, तो उसके भी इंडेक्स हम लोग आते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। और इन्वायरमेंटल इंडेक्स में हम लोग देखते हैं अपनी रैंकिंग और देश दुनिया की रैंकिंग, तो क्या स्थिति है। कहने का मतलब हर जितने भी लक्ष्य हैं ना, उन पर सबके इंडेक्स भी हैं, ठीक। तो लक्ष्यों से ही तो रिपोर्ट पता चलता है कि कौन कंट्री कैसा काम कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ई हो गया, ई ऑप्शन हो गया। 136 देखिए, जस्ट फैक्ट है, याद रख लीजिए, आप लोग सब लोग जानते होंगे। 22,000 रन पूरे करने वाले सबसे तेज बल्लेबाज कौन है, विराट कोहली साहब हैं, ठीक। 137 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मैच नहीं है, मैचिंग का क्वेश्चन है, मैच जल्दी से करा दो। इसमें से देखो जो हम लोगों ने 1 2 3 टेस्ट में किए हैं, टेस्ट नंबर 1 2 3 में, उनमें से कोई ऐसी बुक आई है क्या। तो देखो उनमें से तो कोई ऐसी बुक नहीं है, लेकिन ये चारों के चारों नई बुक हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर वहाँ से आता क्वेश्चन तो हम लोग कर लेते, क्योंकि हम लोगों ने इमेजेस वगैरह देखी हुई थी, तो थोड़ा सा याद है। हम बाद में करंट अफेयर्स आप लोगों का रिवाइज करा देंगे एग्जाम से पहले, डोंट वरी। सारी इमेजेस के माध्यम से और फिगर्स के माध्यम से हम आपको लाइन डायग्राम के माध्यम से बता देंगे, ताकि आप लोग भूलें ना। तो इसको जल्दी से देखिए, तो इनको हम सीधा इमेज पे ले जा रहे हैं ताकि थोड़ा सा छपे माइंड पे, ऐसे तो भूल जाएंगे। देखिए पहली किताब लिखी है 40 ईयर्स विथ अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी, ये किसने लिखी है, ये शिवाथनु पिल्लई साहब ने। याद रखना, स्क्रीनशॉट ले लो, देखते रहना। ओह मिजोरम भी एक बुक का है ऑप्शन में, ये किसने लिखी है, डॉक्टर PS श्रीधरन पिल्लई साहब ने, ठीक है। याद रहेगा, कोई बात नहीं, आज नहीं याद रहेगा, स्क्रीनशॉट ले लो, कल देखना फिर याद हो जाएगा, परसों देख लेना, परसों याद हो जाएगा। अमीश और भावना रॉय साहब ने एक किताब लिखी है धर्मा, डिकोडिंग द एपिक्स फॉर द मीनिंगफुल लाइफ। धर्म के जो इन्होंने हिडन मीनिंग्स बताए हैं वो सब हैं यहाँ पे, अमीश साहब और भावना जी ने बताए हैं, तो याद रखना, ठीक। चलिए वापस चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, कहाँ पे थे। तो अब जल्दी से मिला लिया आपने, देख लिया। 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम किसने लिखी थी, इन्हीं ने लिखी थी, शिवाथनु पिल्लई साहब ने, ये बिल्कुल करेक्ट है। ओह मिजोरम किसने लिखी थी, PS श्रीधरन पिल्लई साहब ने, ये भी ठीक है। धर्मा भी हम लोगों ने अभी पढ़ा, डिकोडिंग अ एपिक फॉर अ मीनिंगफुल लाइफ, ये अमीश त्रिपाठी, ठीक। और ये जो बुक है ये गलत मैच्ड है, सूत्र वेदन नाची सूत्र एक अनुभव, सुनील गांगुली साहब ने ये नहीं लिखी है। किसने लिखी है, डॉक्टर रूपाचारी, डॉक्टर मैं लिख दे रहा हूँ, रूपाचारी, ठीक। चलिए 138 देखिए, भारत सरकार और NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर बताइए जल्दी से। संघाई में है, संघाई, याद रखना, पूछता है, संघाई चाइना। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है ये भी पढ़ लेते हैं। कोविड-19 के कारण बिगड़ी, तुम ही ने तो बिगाड़ा है भाई सब कुछ, चाइना साहब। भारत की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए एक ऋण समझौता पर हस्ताक्षर किए। खैर NDB के बारे में आप लोग जानते होंगे, ये बैंक किसका है, ये ब्रिक्स का है, ब्रिक्स वालों का। ब्रिक्स में 5 मेंबर है, ये भी आपको पता होगा, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इनका कंट्रीब्यूशन से ही ये NDB बनता है, और सबका अलग अलग कंट्रीब्यूशन है इस बैंक में, ठीक। अब जिसकी जेब में जितना पैसा है उसी हिसाब से इनका कंट्रीब्यूशन है। तो भैया 1000 मिलियन यानी 100 करोड़, जितना भी मिलियन रहा करे, एक जीरो हटा दिया करो तो वो करोड़ बन जाता है, ठीक। तो 100 करोड़ अमेरिकी डॉलर का अभी लोन एग्रीमेंट हुआ है। अब इससे देखो इकोनॉमी रिवाइवल होती है कि नहीं, इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए तो ये लोन लिया गया है, बोलेंगे इकोनॉमिक रिकवरी, फॉर इकोनॉमिक रिकवरी। तो हम लोग को याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1000 करोड़ अमेरिकी डॉलर, 100 करोड़ अमेरिकी डॉलर या 1000 मिलियन अमेरिकी डॉलर। चलिए 139 देखिए, मैचिंग का क्षेत्र जल्दी से बता दीजिए, जस्ट फैक्ट है, बस इसको एक बार देख लीजिए। अभी रिवाइज भी तो करना है ना टेस्ट सीरीज, एक बार से काम नहीं चलता है, एक बार से बिल्कुल भी काम नहीं चलता है। प्लीज़ यदि आप सीरियसली एक बार टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, ऑफलाइन कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, तो उसका रिवाइज ज़रूर करना। रिवाइज करेंगे तो आपकी इतने घंटों की मेहनत बेकार हो जाएगी, बिलीव मी। तो रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो वैलेरी जिस्कार्ड d'Estaing जो हैं वो फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति साहब हैं, तो राजनेता हो गए, तो A का 3 हो गया, ठीक है। तो आंसर तो D हो गया फिलहाल। और दिनेश्वर शर्मा जी जो हैं वो कौन है, ये IB के चीफ रह चुके हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो को, तो ये एक ब्यूरोक्रेट हैं, नौकरशाह हैं, ठीक।
और श्रीपति खान चालन, ये भाई पहलवान है, पहलवान है। और फारूकी साहब जो हैं वो कवि हैं। ठीक, तो इसका आंसर डी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 140 माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है, जल्दी से बताइए। नेपाल में है। ओके, की ऊंचाई के संदर्भ में हम लोग हमेशा बचपन से पढ़ते रहे 8,848 मीटर। ठीक है, मीटर, किलोमीटर ना कर देना भैया। 8.848 किलोमीटर, अगर किलोमीटर में लिखना है तो लो किलोमीटर में लिख लो, 1000 से भाग कर दो। चलिए अब जल्दी से पढ़ लेते हैं, फ़िलहाल तो नहीं बताना है। तो क्या है इसमें, अभी कुछ न्यूज़ में रहा होगा तभी इनका हाइट का सर्वेक्षण हो रहा है, रिव्यू हो रहा है, फिर से नापा जा रहा है माउंट एवरेस्ट। तो देखिए यहाँ पे भाई CDT के कॉन्सेप्ट है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अभी भी कॉन्टिनेंट जो गया है वो डिस्प्लेस हो रहे हैं, खिसक रहे हैं अपनी जगह से दूसरी जगह, और इंडियन प्लेट रशियन प्लेट से कांटेक्ट में है और अभी भी कंटिन्यू है। ठीक, तो उसी की वजह से माउंट एवरेस्ट की हाइट बढ़ रही है। माउंट एवरेस्ट की क्या, सभी की बढ़ रही है, जो भी वहाँ पे हैं वो सीरीज, माउंटेन सीरीज, पूरी सीरीज ही ऊपर उठ रही है, पूरी रेंज ही ऊपर उठ रही है। तो चलिए ये पढ़ते हैं फिर क्या है। हालिया सर्वेक्षण के अनुसार इसकी ऊंचाई में 84 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसकी आज से आप क्या रखेंगे लंबाई याद, 8,848.84 मीटर, ये याद रखेंगे आप। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट है, यह सर्वेक्षण नेपाल और चीन द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। ठीक है भैया, बिल्कुल सही है। तीसरा पढ़िए, तिब्बती भाषा में माउंट एवरेस्ट को माउंट क्या बोलते हैं, यहाँ पे पढ़ो, कोमो लंगमा के नाम से, जबकि नेपाली भाषा में से सागर माथा के नाम से जाना जाता है। तो ये भी सही है। और 1954 में किए गए एक मेजरमेंट के अनुसार एवरेस्ट की ऊंचाई जो है 8,848 है, तो ये भी सही है। तो गलत क्या है, इसका मतलब है हमने एक्सप्लेन करने में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, तो उसके लिए हम देखो माफ़ी बहुत मांगते हैं अपने वीडियो में। तो एक बार फिर से सही, यहाँ पे फिर से माफ़ी में क्या है कि यहाँ पे 84 सेंटीमीटर जिसको हमने सही बता दिया, वो एक्चुअली 84 ना है, 86 है। ठीक, 86 सेंटीमीटर। तो प्लीज़ इसको 86 कर लीजिए। ठीक, इसको 86 कर लीजिए। सॉरी, डिसलाइक ना मानना यार भैया, हो जाती है मिस्टेक, देखने में मिस्टेक हो जाती है। चलिए, पर मैं गलत नहीं करवाऊँगा आपका क्वेश्चन, मैं अपनी गलती को तुरंत एक्सेप्ट कर लूँगा। चलिए 141 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री पोर्ट सुएज नहर का हिस्सा भूमध्य सागर पर स्थित है। नाइल नदी आप लोग पढ़ रहे हैं, रेड सागर भी आप लोग देख रहे हैं, सुएज नहर भी आप लोग देख रहे हैं। सुएज नहर कहाँ से एंट्री करती है, मेडिटेरियन सागर से एंट्री करती है। ठीक है, रेड सागर में सुएज नहर है ना, भूमध्य सागर को रेड सागर से जोड़ने के लिए एक नहर है, सुएज नहर। यहाँ से तो पूरा यूरोप में ट्रांसपोर्ट होता है अपने यहाँ का, सागर के माध्यम से जो भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है इसी के रास्ते से हो रहा है। ठीक है, इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है इकोनॉमी के लिए। तो यहाँ पे पूछ रहा है पोर्ट कौन सा है, सिंपल सा, तो पोर्ट सईद है। ठीक, पोर्ट सईद है, इसको हम मैप पे देख ले रहे हैं तो याद रहेगा। चलिए जल्दी से मैप देख लेते हैं फिर। ये देखिए मैप, देखिए दिख रहा है, मैं जूम करूँ, ये मेडिटेरियन सी दिख रहा। ठीक, ये पोर्ट सईद है, यहाँ से एंट्री करते हैं। देखो यहाँ पे ये भी पूछता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रेट बिटर लेक। ठीक, ग्रेट बिटर लेक कहाँ पे है, तो हम बता देना। जो सुएज नहर है, इसी नहर पे है। नहर है, पतली सी नहर है, फिर एक बड़ी सी झील मिलती है, इस झील में जहाज चल के आता है, फिर आता है यहाँ पे सुएज वे में। एक इमेज और है, इसको भी देख लीजिए, ये फिजिकल मैप है, दिख रहा है, यहाँ से एंट्री है, मेडिटेरियन सी है। ठीक, और ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो आपने देखी थी अभी लेक बिटर, लेक बिटर, याद रखना इंपॉर्टेंट है, पूछता है तो सुएज नहर में मार देना। चलिए वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। हम लोगों ने फिगर देख लिया और हम लोगों ने याद भी कर लिया। पोर्ट सईद जो है ना, हाँ एक चीज़ और, पोर्ट सईद यहाँ पे है, सॉरी पोर्ट सईद बोल रहे हैं, पोर्ट अलेक्जेंड्रिया जो है वो इस लोकेशन पे है, और ये जो है ये पोर्ट सईद है। चलिए वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। 142 इम्पोर्टेंट, ये भी इम्पोर्टेंट था। ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है कहाँ पे भैया, ग्रेट बैरियर रीफ। इनका एक यार देखो, इकोलॉजी में, एनवायरनमेंट में अलग अलग बहुत बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, यहाँ पे
स्पीसीज जो हैं, ओशियनिक जो स्पीसीज हैं, महासागरीय जो प्रजातियां हैं, उनका एक तरह से घर होता है ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक, तो ये जो आंसर इसका है, क्योंकि ये कोरल रीफ भी है। ठीक है, इनको कोरल रीफ भी बोलते हैं, कोरल से बनी हुई है ये। और इसका आंसर क्या है? कोरल सागर में। जल्दी से आइए, मैप देख लीजिए। कोरल सागर, ये देखिए, ये क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ दिख रही है आपको। पूर्वी तट पे, पूर्वी तट के आप बाहर जाएंगे, समुद्र में जाएंगे, अंदर जाएंगे तो आपको ग्रेट बैरियर रीफ है। ये पूरी कोरल की रीफ है। ठीक है, और यहाँ पे हाउस ऑफ क्या है? स्पीसीज है। ये बहुत सारी प्रजातियों का हैबिटेट होता है। ठीक, यानी रहने का स्थान, हैबिटेट, हैबिटाट पढ़ लो। चलिए वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। ज्योग्राफी का क्वेश्चन 153। एल्बिडो जल्दी से बता दिए। एल्बिडो के बारे में पहले जान लीजिए। एल्बिडो क्या है? एल्बिडो किसी भी मटेरियल की या किसी भी पदार्थ की या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट की रिफ्लेक्ट करने की क्षमता होती है। जैसे हम इसी को पत्थर ले लें, मान लो ये ईंट है, ईंट पे सनरेज आई और इस सनरेज को रिफ्लेक्ट कितना कर पा रहा है, तो जिस अमाउंट में रिफ्लेक्ट करेगा उसी को एल्बिडो बोलते हैं। ठीक है, कोई वस्तु ऐसी होगी जो एब्जॉर्ब कर ले रही होगी एनर्जी को, तो उसका एल्बिडो बहुत ज़्यादा कम है। जो रिफ्लेक्ट ज़्यादा कर रही होगी, बहुत ज़्यादा कर रही होगी, उसका एल्बिडो ज़्यादा है। यानी रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा किसी ऑब्जेक्ट का तो उसका एल्बिडो को मैं ए लिख रहा हूँ, एल्बिडो भी ज़्यादा होगा। और जिसका रिफ्लेक्शन पावर कम होगा, या ऐसा भी कह सकते हो जो रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे तो एब्जॉर्ब करेंगी, फिर तो ये भी बोल दो कि जो एब्जॉर्ब बहुत ज़्यादा करेंगी उनका एल्बिडो सबसे कम है। तो आप रिफ्लेक्शन, एक ही शब्द को पकड़े रहो, एक ही शब्द से मतलब कनेक्ट करो चीज़ों को। रिफ्लेक्शन कम है तो एल्बिडो भी कम होगा। ठीक, तो ऐसे ही अगर बर्फ़ को लेंगे, आप आइस को लेंगे, तो आइस क्या करती है कि एनर्जी को, यानी इंसोलेशन, यहाँ पे हम इंसोलेशन की बात कर रहे हैं। ठीक, सोलर रेडिएशन भी इसे बोलते हैं, सोलर रेडिएशन। लेकिन अर्थ पे अगर वो गिर रही है तो फिर उसको इंसोलेशन बोलने लगते हैं। मतलब सोलर रेडिएशन का जितना भाग आ रहा है पृथ्वी की सतह पे, उसको इंसोलेशन बोलते हैं। ठीक, तो इंसोलेशन की मात्रा कितना रिफ्लेक्ट हो रही है ये एल्बिडो से तय होता है। तो हम अगर बर्फ़ का एग्जांपल लें तो बर्फ़ का एल्बिडो बहुत तगड़ा है। इसका मतलब है कि बर्फ़ जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर देती है। और जो भी चिकनी चीज़ें होती हैं उनका भी एल्बिडो अच्छा खासा होता है। यानी चिकनी चीज़ें भी रेस को या इंसोलेशन को रिफ्लेक्ट करती हैं। ठीक, और खुरदरी चीज़ें रिफ्लेक्ट नहीं कर पाती हैं तो उनको एल्बिडो कम होता है। तो यहाँ पर जल्दी से बता दीजिए किसका एल्बिडो कम होगा। मतलब जो एब्जॉर्व करें, सबसे जो एनर्जी को एब्जॉर्व कर लें। तो हिमपात का तो अभी सुना है आपने, हिम का, तो एल्बिडो बहुत ज़्यादा होता है, रिफ्लेक्ट बहुत ज़्यादा कर देती हैं। रेत भी रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, यहाँ पे सागर एक ऑप्शन है। सागर के बारे में आपने पढ़ा होगा, ये बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं, बहुत जल्दी ठंडे हो जाते हैं। तो बहुत जल्दी गर्म होने का मतलब है कि एब्जॉर्प्शन पावर बहुत ज़्यादा है इनकी, है ना। अब शोषण की शक्ति बहुत तगड़ी है। अब शोषण की शक्ति बहुत ज़्यादा होने का मतलब है रिफ्लेक्ट तो ये कुछ कर ही नहीं रहा है, या कर भी रहा हो तो बहुत कम अमाउंट में कर रहा होगा। तो रिफ्लेक्शन कम है, और रिफ्लेक्शन कम है तो एल्बिडो भी बहुत कम है। और क्वेश्चन में कम पूछा है तो आंसर हो गया सागर। इसको पहले मिटा दें, ये पूरी हम लोगों ने यहाँ पर कबड्डी खेल ली है, कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो इसका आंसर है सागर। ठीक है, चलिए 144 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी छोटी टेक्टोनिक प्लेट मध्यवर्ती अमेरिका पूछा है, ठीक है, और प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशियन के बीच स्थित है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जिसने पढ़ा होगा उसको एक क्वेश्चन बिल्कुल हलवा लग रहा होगा, बहुत आसान है। ठीक है, और जिसने नहीं पढ़ा होगा कोई बात नहीं, उसके लिए इमेज है हम लोगों के पास, इमेज देख लो। और बाकी जब पढ़ेंगे आप टेक्स्ट बुक में तो वहाँ पे अच्छे से उनके सबके कॉन्सेप्ट समझेंगे आप। ठीक, चलिए इमेज देखिए, ये इमेज है और यहाँ पे जितनी भी प्लेट्स हैं वो आपको दिख रही हैं। इन्हीं प्लेट्स के सहारे आपको पता है भूकंप वगैरह आते हैं। भूकंप भी पढ़ेंगे, भूकंप चैप्टर पढ़ेंगे तब भी आपको प्लेटों का जिक्र वहाँ पे चर्चा होगी प्लेटों की। तो ये पूछा है क्वेश्चन, नॉर्थ अमेरिका का मध्यवर्ती भाग और प्रशांत महासागर में कौन सी प्लेट इसको जोड़ती है। तो यहाँ पे कोकोस प्लेट है। ठीक, कोकोस प्लेट यहाँ पे।
तो बता देना इसके बीच में और प्रशांत महासागर के बीच में कौन सी प्लेट स्थित है, तो कुछ बता देना। ठीक, ये नजगा प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है, मतलब सारी प्लेटों को देखना, इनके भी एक अपने कॉन्सेप्ट हैं, वो आपको CDT पढ़ना पड़ेगा, टेक्टोनिक प्लेट पढ़ना पड़ेगा, भूकंप वाले चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तब इन प्लेटों को पढ़ने में मज़ा आएगा। चलिए वापस क्वेश्चन पर चलते हैं। एक ग्रासलैंड पूछा है, बुग्याल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बुग्याल के बारे में तो बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। बुग्याल उत्तराखंड में, ठीक है, ये मैच्ड है। और उखरुल जो है मणिपुर में, ये भी इम्पोर्टेंट है। सरामती नागालैंड में। इनके फिगर्स देख लेना। ग्रासलैंड में क्या फिगर्स देखेंगे, मतलब सारे फिगर्स देखोगे तो एक ही तरीके का तो लगेगा, ग्रास ही ग्रास दिखेगी ऐसे, इसलिए मैंने भी इसका इमेज लिया नहीं है। बस याद रखना है आपको। इनके बारे में याद तब हो पाएगा जब इसके बारे में और भी आपको बैकग्राउंड में पता रहेगा कि बुग्याल घास जो है इसका क्या इंपॉर्टेंस है वहाँ की इकोनॉमी में। ठीक है, वहाँ की इकोनॉमी में तब थोड़ा सा आपको याद रहेगा, क्योंकि हर जगह की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो फिलहाल आप मार्क को याद रखिए कि मार्क हिमाचल प्रदेश का नहीं है, मार्क कहाँ का है, J&K का। ठीक है, J&K का है, तो आंसर 1 हो गया जो अनमैच्ड है। चलिए 146 देखिए। 146 में आसान सा क्वेश्चन है, अरेंज करना है। और जास्कर, काराकोरम, शिवालिक, धौलाधर। अगर हम मैप बनाए, एक रनिंग हैंड वाला मैप बनाए तो जल्दी से बता देंगे। अब देखो मैं बना रहा हूँ, अब बन जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, पर हम लोग को समझने के लिए बन जाएगा। चलो ठीक है, इतना समझ में आ जाएगा इतने से। अब जम्मू कश्मीर पर जाइए आप, और ये जो ऑप्शंस दिए हैं ये इसमें से ट्रांस हिमालय की कौन कौन सी रेंज है, ये आप लोग हमें कमेंट में बताना कि ट्रांस हिमालय की रेंज कौन कौन सी इन ऑप्शनों में, किस को मतलब कौन कौन से ट्रांस हिमालय में आएगा। ये जो पहली हमने एक लाइन खींची जिसको क्या है, ये माउंटेन रेंज है, और ये कौन सी है, काराकोरम। आपने 3 रेंज और यहीं पे पढ़ी होंगी, और यहाँ पे लाइन खींचे हम, तो इसको जल्दी से बता दीजिए कौन कौन सी हैं। और ये दूसरी वाली कौन सी है, जल्दी से बताइए। ये लद्दाख है, ये तीसरी वाली जास्कर है। लेकिन यहाँ पे बहुत ठीक से मैप बन नहीं पा रहा, हम आपको मैप पे ही दिखा दे रहे हैं कि यहाँ पे तो आप अरेंज कर लेना। ठीक है, काराकोरम तो फिलहाल सबसे ऊपर है, ये तो आपको आइडिया होगा। तो यहाँ पे पूछा गया है उत्तर से दक्षिण से उत्तर पूछा है, यानी उत्तर जो है सबसे जो उत्तर में है, और लास्ट में जो ऑप्शन होगा उसका तो वो लगा देना। तो सबसे उत्तर में कौन सी है, सेकेंड पॉइंट, यानी काराकोरम पर्वत श्रेणी। तो 1, 2, 3 और जो चौथा रहेगा वो सेकंड रहेगा। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन कोई दिख रहा है जिसमें लास्ट में 2 है, तो ऐसा ऑप्शन तो हम लोगों को 146 में क्या दिख रहा है, एक ही दिख रहा है जो लास्ट में 2 है। तो आंसर तो हो गया, आंसर तो हम लोगों ने बना लिया। तो इसका जल्दी से फिगर देख लीजिए, फिगर से और आइडिया हो जाएगा। अगर आपको पता होगा तो कोई दिक्कत नहीं, स्किप कर देना, बिंदास से स्किप करना हो, आगे देखना, इतना समय नहीं है किसी के पास। काराकोरम दिख रही है, सबसे उत्तर में काराकोरम दिख रही है, फिर आपको लद्दाख रेंज दिख रही है। ठीक है, फिर जास्कर रेंज दिख रही है, फिर यहाँ पे पीर पंजाल रेंज आ जाएगी, और यहाँ पे फिर धौलाधर वगैरह आ जाएगी। ठीक है, ये धौलाधर रेंज है, और सबसे नीचे शिवालिक। ठीक, लोअर जिसे लेसर हिमालय भी बोलते हैं। चलिए वापस क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए आगे कीजिए। 147 देखिए, भूवैज्ञानिक मानते हैं कि एक विशाल नदी शिवालिक या इंडो ब्रह्म हिमालय के संपूर्ण अनुदैर्घ्य विस्तार यानी लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट के साथ बहती थी। ये कहना चाह रहे हैं कि हिमालय जो था जम्मू कश्मीर से पूरा नॉर्थ ईस्ट में, इसके पैरेलल रिवर बहती थी। ठीक है, जिसका नाम क्या दे रहे हैं, एक विशाल नदी दे रहे हैं, तो हम इसके पैरेलल एक नदी बना देते हैं। ठीक है, तो ऐसी पैरेलल नदी तो हमें दिख रही है, गंगा हमारी ऐसे बह रही है, यमुना बह रही है, ये पैरेलल तो बह रही हैं यमुना के इसके रेंज के। चलिए ये बात तो ठीक है। दूसरा कारण पढ़िए, कालांतर में पश्चिमी हिमालय में प्लीस्टोसीन काल में, ये सब आप ज्योग्राफी के शुरुआत के चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको ये इपोच वगैरह आप पढ़ेंगे, युग वगैरह पढ़ेंगे। ठीक, उसमें समझ में आ जाएगा कि कौन से काल में क्या क्या बड़ी बड़ी एक्टिविटी हुई हैं, ज्योग्राफी में बड़ी बड़ी एक्टिविटी किस किस काल में हुई हैं, वो सब यहाँ पे दिखाया जाएगा। आप लोग पढ़ लेना उसको, टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा। अभी तो फ़िलहाल इतना समय है नहीं, जब मेंस का पढ़ना तो मेंस के टाइम पे अच्छे से पढ़ना उसको। तो ये क्या कह रहा है, प्लेस्टोसीन काल में आए उथल पुथल के कारण शिवालिक नदी का विभाजन हो गया। अभी कारण इसका सही है कि गलत है ये बताना है आपको। ये जो कारण लिखा है प्लेस्टोसीन काल में
शिवालिक नदी का जो विभाजन हो गया वो लिखा तो सही है, लेकिन ये जो विभाजन हुआ इस शिवालिक नदी के लिए नहीं सही है। ठीक, यहाँ पे जो डिवीज़न हुआ था वो सिंधु और गंगा नदी जो गैंगेटिक रिवर्स हैं उनके लिए बोला जाता है कि सिंधु नदी का गंगा नदी से अलगाव जो हुआ था वो प्लेस्टोसीन काल में हुआ था। ठीक है, ना कि शिवालिक नदी का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर गलत हो जाएगा और ए सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 148 देखिए, जस्ट फैक्ट है, आप याद रख लीजिए। उत्तर प्रदेश में कितने प्रशासनिक संभाग हैं? 18 हैं। ठीक है, अब 18 की लिस्ट पढ़ना इतना समय नहीं है हम लोगों के पास, मोटा मोटा याद रखिए। ठीक है, चलिए 149 देखिए, भारत में फसल के मौसम के बारे में बता दो जल्दी से। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। खरीफ के मौसम, 3 फसलें होती हैं, 3 फसलों के बारे में जान लीजिए। खरीफ की फसलें जो होती हैं ये भयानक गर्मी में बोई जाती हैं। ठीक है, और अक्टूबर में इनको निकाल दिया जाता है। रबी की फसल ये सबसे बड़ी फसल का ये सीज़न है। ठीक है, और यहाँ पे ठंडी जैसी शुरुआत होती है, मतलब खरीफ की फसल जैसी ख़त्म होती है तो फिर रबी बो दी जाती है। ठीक, तो इसका टाइम क्या हो जाता है? 1 अक्टूबर से, जहाँ से ख़त्म हो रही खरीफ वहीं से इसका स्टार्ट कर दो। अक्टूबर से एक गर्मियों में मार्च के महीने में काट ली जाती हैं। और जायद के बारे में क्या जानते हैं? जो ककड़ी और खीरा ये सब जो खाते हो आप, ये सब कहाँ हो? जायद में ही तो ये अप्रैल से जून तक चलता है, अप्रैल से जून तक। तो सबसे कम पीरियड किसका दिख रहा है आपको? जायद का दिख रहा होगा। ठीक है, रबी में कौन कौन सी आती हैं फसलें? आप लोग अच्छे से परिचित होंगे, जैसे गेहूँ हुआ, चना हुआ और दालें हुई। ठीक, सरसों वगैरह हुआ, जौ हुआ, मतलब सारी दालें नहीं आती रबी में। और अगर अरहर का एग्जाम्पल लोगे तो वो खरीफ में आ जाएगा। ठीक, और खरीफ में वैसे आता क्या है? चावल आता है, बाजरा वगैरह, मोटे अनाज जो होते हैं वो आते हैं। ठीक, तुअर की जो दाल है यानी जो अरहर की दाल है वो खरीफ की फसल है, रबी की फसल नहीं, याद रखना। रबी की फसल में फिर दालें कौन सी हैं? जैसे आपकी ये आपका मसूर की दाल हुई, मसूर की दाल रबी की फसल है। ठीक, अरहर की दाल खरीफ की फसल है। तो यहाँ पे जो टाइम लिखा है वो सही लिखा है कि गलत लिखा है? जल्दी से बता दीजिए। ये टाइम गलत लिखा हुआ है। खरीफ की फसल का टाइम हम लोगों ने क्या पढ़ा है? जून से क्या पढ़ा है? अक्टूबर पढ़ा है। ठीक है, और यहाँ पे अक्टूबर से नवंबर लिखा है, तो अक्टूबर से नवंबर तो ये रबी की फसल स्टार्ट होती है भाई, खरीफ की थोड़ी ना होती है, तो गलत होगी। दूसरा पॉइंट देखिए, गेहूँ, चना और रेपसीड रबी फसलों के उदाहरण हैं। यानी गेहूँ, चना और रेपसीड जो हैं वो रबी फसलों के उदाहरण हैं। तो ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, रेपसीड में आप सरसों को ले लो, मतलब तिलहन, जो तिलहन है वो उसकी बात हो रही है, रेपसीड में तो तिलहन। तो ऑप्शन 20 सही है। 150 देखिए, भारत के खनिजों, मिनरल्स के बारे में जल्दी से बता दीजिए। अपना पेनिनसुलर प्लेटू जो है, प्रायद्वीपीय पठार जो है, खनिजों के लिए बिल्कुल भरमार है यहाँ पर। ठीक, अधिकांश धात्विक खनिज यानी मेटालिक मिनरल्स जो हैं वो पेनिनसुलर प्लेटू में पाए जा रहे हैं, ये कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, अभी हम लोग माइंस देखेंगे, खाना देखेंगे, यहाँ पे खान मिलेंगी तो हम लोग मान जाएंगे कि यहाँ प्रायद्वीपीय पठार पर मिनरल्स होते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, भारत एशिया में लौह अयस्क का सबसे बड़ा भंडार स्थल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है कि जो रिज़र्व एशिया में सबसे ज़्यादा इंडिया के पास हैं। किसके? मेटालिक ओर के। किसके? रिजर्व ऑफ आयरन के। ठीक है, तो ये पॉइंट सही है, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 1 भी सही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? सी। जल्दी से मैप पे देखिए, हम आपको ओर से दिखा दे रहे हैं। ये देखिए मैप, आयरन ओर देखिए, आपको ये कुंद्रमुखी खाने आप पढ़ते हैं, बेलारे के भी पढ़ते होंगे, ये बेलाडेला के भी पढ़ते होंगे, दुर्ग है, ये मयूरभंज है। तो ये है क्या? ये प्रायद्वीपीय पठार ही तो है, प्रायद्वीपीय पठार तो यहाँ तक जाता है, प्रायद्वीपीय पठार यहाँ तक जाता है, आपको पता है। ये जो ये आपका यहाँ पे कौन सा पठार है, जल्दी से बताइए? मेघालय का पठार, ये भी प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। ठीक है, यहाँ पे ये मालदा गैप से जो सेपरेट है। तो यहाँ पे आपको आयरन ओर की जो माइंस है आपको दिख गई हैं। अब एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ पे भी देख लीजिए, दूसरा मैप है, ये आपको माइंस दिख रही हैं। ठीक है, खाने दिख रही हैं। तो ये आज का वीडियो था। ठीक, यानी हम लोगों ने टेस्ट 4 पूरा कर लिया है, 100-150 क्वेश्चन हो गए। कल से हम लोग करेंगे टेस्ट नंबर 5 और 1 से 30 क्वेश्चन करेंगे। ठीक, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोग वीडियो 1.25x पे या 1.5x पे देखें। ठीक, ताकि आपका समय कम से कम बर्बाद ना हो। ठीक, थैंक यू, शुक्रिया।